साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं एक और ख़ास व्यक्ति और ये हमारा 4th एपिसोड है। तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं रविंद्र कुमार जी, जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो एज ए नेटवर्कर भी वो रहे और फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे और साथ ही साथ 25 साल से वो एडवोकेट भी हैं और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज़ को अपने अनुभव से सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं, स्वागत करते हैं रविंद्र कुमार जी का मेरा सफ़र संघर्ष से शिखर तक के इस पॉडकास्ट चैनल पर। रविंद्र सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर को सुनते हैं और जानते हैं कि सर का जो सफ़र रहा 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और सर आज यहाँ तक इस जगह तक सर का किस तरीके से एक बड़ी फेडरेशन के सर प्रेसिडेंट भी हैं। अनुभव सर के पास इतना है कि हम एक पॉडकास्ट के अंदर सर को पूरा नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके पास इनके अनुभव को पहुंचाया जाए। जी सर। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले, ऐसा जरिया मिले जहाँ मैं अपनी बात डायरेक्ट सेलर्स तक, लोगों तक पहुँचा सकूँ। और जिस जगह पे बैठकर आप ये काम कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि आपको थैंक्स किया जाए। बहुत अच्छी चीज़, एक सब्जेक्ट आपने चुना है। तो चलिए खैर मैं बताता हूँ। रविंद्र कुमार नाम है, लेकिन इस दुनिया में, MLM की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मुझे रवि नाम से सारे लोग जानते हैं। 1998 में मैंने एक कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा था और मैं उस वक्त लॉ सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास में पैदा हुआ। तो ये सोचा कि चलो यार, इसको देखने के बाद शुरू करते हैं ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल आए। ज्वाइन किया। शाम को मेरी क्लासेज होती थी, सुबह मैं अपना एक जॉब करता था जनकपुरी में। तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में जब घुसता गया तो शुरू में बहुत नेगेटिव था, क्योंकि मैं पढ़ ही लॉ रहा था और लॉ में नेगेटिव ज़्यादा सोचना है किसी चीज़ के बारे में। तो जब सेमिनार हुआ, मेरी काउंसलिंग हुई, मुझे बताया गया, तो लगा यार तरीका अच्छा है लोगों को लूटने का, ऐसा पहले कभी सुना नहीं था। लेकिन ये सोच कर कि चलो कुछ पार्ट टाइम इनकम शुरू हो जाएगी, मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर स्टार्ट कर किया था, जो मेरे बस की नहीं थी। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप में शुरू किया। और जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है, मैंने इस इंडस्ट्री से, उस कंपनी के बाद मैंने एक कंपनी और की थी, वो मेरी लास्ट कंपनी थी। तो मैंने इस इंडस्ट्री से पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, और जो हम स्टेज पे आप लीडर्स को सुनते हो वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। 2006 में कुछ ऐसा रहा कि लगा नहीं यार, मैनेजमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। मैं MLM इंडस्ट्री से पीछे आ गया, मैंने एज ए नेटवर्कर काम करना बंद कर दिया। फिर सोचा कि चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि इस इंडस्ट्री को कुछ दें, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया और मेरे जैसे इंसान के पैरामीटर्स को तोड़ा है इस इंडस्ट्री ने। यकीन कीजिएगा, आज मैं बैठा भी इस इंडस्ट्री की वजह से आपके साथ हूँ। तो मैंने एज ए लीगल कंसल्टेंट शुरू किया। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की और मैं उनके ज़रिए से कई सारी कंपनीज तक पहुंचा, जहां मैंने लीगल गाइडलाइंस उनको दी, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर कैसे हम वेंडर से एग्रीमेंट करते हैं। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ, लोगों से मिलना शुरू हुआ। और आप, एक बार तो ऐसा हादसा हुआ कि मैंने एक मजिस्ट्रेट साहब को, डिस्ट्रिक्ट जज को, डायस पे जो वो बैठे हुए थे, मैं एक बेल पे आर्गूमेंट कर रहा था। 2014 की बात है ये। मैंने उनको पूरा डायरेक्ट सेलिंग कब से कहाँ से स्टार्ट हुई पूरा इतिहास बताया, और वो मेरी बात सुनकर बहुत शौक थे। और उन्होंने मेरे को ये बोला, एक कमेंट दिया कि मिस्टर काउंसिल, अगर ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है इसके बारे में। अब भगवान जाने उनकी बातों में क्या ऐसी सच्चाई थी कि हमारी गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया। तो एक इस इंडस्ट्री से एक अलग सा प्यार रहा, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया। तो सर आपने बताया कि आपने अच्छी टीम भी बनाई। अप्रोक्स अच्छी टीम कितनी, लगभग 100-200 लोगों की टीम, क्या टीम साइज रहा आपका? टीम तो उस टाइम पे जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे पास, जब मैं इस इंडस्ट्री को मैंने छोड़ा था एज ए नेटवर्कर, तो करीब 55-60 हज़ार लोगों की टीम थी, जो दिल्ली से लेके आपके इधर अगर हम चले जाएं तो देवबंद, देवरिया, बस्ती, सराय तक, और पूरा यूपी साइड, इधर चले जाएं तो जम्मू कश्मीर तक टीम थी। मतलब पूरे भारत में आपने टीम बनाई? नॉर्थ इंडिया में 60,000 लोगों की टीम? नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थी।
तो आपने फिर ये भी बताया कि टीम को छोड़ना भी पड़ा, मतलब इतनी बड़ी टीम बनाने के बाद आपको क्यों छोड़ना पड़ा? छोड़ना कुछ मैनेजमेंट से कुछ ऐसी बातें हो गई, मुझे लगा अब यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं चला जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री से एक अलग किस्म का प्यार था। इंडस्ट्री से मैं अपने आप को कभी दूर नहीं कर पाया। आज भी बहुत अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना, इंडस्ट्री के बारे में लोगों से मिलना। तो ये वजह रहा कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ मैं जुड़ा रहा किसी ना किसी रूप में। आपने अच्छा पैसा भी बनाया होगा जब इतनी बड़ी टीम थी तो? सब मैंने पैसा भी कमाया है, फॉरेन टूर भी किए हैं, और फॉरेन टूर कई बार किए हैं। अच्छा लगता है। जिस कंपनी को मैंने छोड़ा था उसमें मैंने सेकंड हाईएस्ट लेवल भी अचीव किया था, तो ठीक था उस टाइम पे, बट अभी लगता है उससे ज़्यादा बेटर अब है। फिर उसके बाद आपने शायद इंडस्ट्री छोड़ने के बाद आप अपनी एडवोकेट लाइन में लॉ को ही आपने चुन लिया अच्छे तरीके से कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फिर नहीं राहुल जी, पढ़ाई मेरी उसी टाइम पूरी हो गई थी। मैंने बार काउंसिल के साथ इनरोल भी करा दिया था, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। ठीक है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो फिर मैंने बाकी सब बंद कर दिया, फिर सिर्फ प्रैक्टिस किया। और आप फिर पूरे तरीके से अपनी प्रैक्टिस में और मेरे पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, जो मतलब मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे डे टू डे केसेस की उसमें मेरी बड़ी अच्छी हेल्प करते हैं वो लोग। तो प्रैक्टिस के दौरान भी आपका इस इंडस्ट्री से जुड़ाव रहा, या फिर कुछ सालों के बाद आप वापस से इस इंडस्ट्री के अंदर किसी दूसरे रूप में आए? नहीं, जुड़ाव तो शुरू से ही रहा। दूसरे रूप में ऐसा कि 2014 से हम कुछ लोगों ने, लाइक माइंडेड पीपल, एक जैसा सोचने वाले लोगों ने कुछ सोचना शुरू किया। तो 2017 में एक एसोसिएशन बनी थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं उसका प्रेसिडेंट था। ये सोचकर शुरू किया गया क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट ने सितंबर 2016 में इसके कुछ रूल्स गाइडलाइन बनाई थी, गाइडलाइंस आने के बाद लगा कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सीरियस है इसको लेकर और हमें भी कुछ करना चाहिए इसके। तो हमने एक एसोसिएशन बनाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसको मैंने एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया कई सालों तक। अच्छी कंपनीज आई, और जब मैं गवर्नमेंट के डाटाज को देखा तो लगा कि यार वाकई हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो आपने बताया अभी कि आपने एक फिटसी नाम से एक फेडरेशन बनाई जिसके आप प्रेसिडेंट थे, और काफ़ी कंपनीज को उस फेडरेशन से सपोर्ट भी मिला। उसके बाद फिर आगे का सफ़र कैसा रहा सर उस फेडरेशन के अंदर? आज की क्या स्थिति है? आपने बताया कि कुछ वजह रही, वो मैं नहीं समझता कि इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की जाए। तो मैंने उसको छोड़ा, और फिर अभी 3 महीने पहले हमने एक और संस्था बनाई है, विश्व डायरेक्ट सेलिंग व्यापार संघ। हम 3 लोग हैं इसमें, और तीनों डेडिकेटेड हैं पूरी तरह से अपना 100% इस इंडस्ट्री को देने के लिए। जब ये संस्था बनी विश्व डायरेक्ट सेलिंग व्यापार संघ, तो मुझे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स हमारी कंपनी जो है, हम लगभग 40 को टच कर चुके हैं। और कंपनीज़ की मेंबरशिप के बारे में बात करें तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की नंबर 1 एसोसिएशन है। सिर्फ अभी आपने बताया कि 3 महीने हुए हैं आपको विश्व व्यापार डायरेक्ट सेलिंग संघ को बनाए, और 3 महीने के अंदर आप 40 से ज़्यादा कंपनीज अभी आपके साथ इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जी। और ये आंकड़े बताते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा लोग आपके साथ अभी इन्वॉल्व हैं। तो आगे क्या प्लानिंग है सर? ये विश्व डायरेक्ट सेलिंग व्यापार संघ जो संस्था है, ये किस तरीके से हमारी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनीज हैं उनको, नेटवर्कर को, डायरेक्टर्स को, इन लोगों को आपकी ये जो फेडरेशन है ये स्पेशल क्या देने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। जी। तो इसका क्या रोल रहेगा सर? देखिए, रोल सेम है जैसा बाकी संस्थाएं कर रही हैं। मैं यहाँ किसी को स्पेशल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ। इस संस्था का भी वही उद्देश्य है जो बाकी संस्थाओं का है, और बल्कि मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आह्वान करूँगा कि आओ सब मिलकर साथ करते हैं और इस इंडस्ट्री को इसकी वास्तविक पहचान देते हैं जिसकी ये इंडस्ट्री हकदार है। आप शायद ताज्जुब करेंगे, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी से मिलता था, मैं बहुत स्टेट्स के कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स से मिला हूँ। कुछ मिनिस्टर्स के व्यूज जानकर बड़ा दुख होता था कि एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री को वो किसी और नाम से बुलाते हैं, किसी और नाम से उसको मिसस्पेल करते हैं। बड़ा झटका लगता था।
कई इंसिडेंट तो ऐसे होते थे कि मैं खुद सोचता था यार हम कहाँ पे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो फिर सोचा नहीं यार, इस इंडस्ट्री को एक नई पहचान देंगे, इस इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री बनाएंगे। गवर्नमेंट ने माना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि आपको ताज्जुब होगा जानकर कि एज़ पर डाटा अवेलेबल ये इंडस्ट्री 2025 के ख़त्म होने तक 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री की पहचान मिलनी चाहिए। यही मैं सभी एसोसिएशन से भी दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि साथ आएँ, मिलकर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया है। देखो ये एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी है। एक यूट्यूब पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, उसमें एक सज्जन कह रहे थे कि आप कैसे पहचानेंगे कि लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ और इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने 160 कंपनीज़ की लिस्ट निकाली है। अगर आप उस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप वो हमारे थ्रू लेंगे तो 160 रुपये लगेंगे। हमने इमीडिएटली इसकी कंप्लेंट की और मैं थैंक्स करता हूँ अपने मंत्रालय के पदाधिकारियों को कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ओके, तो आपने बताया कि आपकी जो फेडरेशन है जी, वो स्पेशली नीचे तक नज़र रखेगी और इस इंडस्ट्री को एक पहचान दिलाने में अहम रोल अदा करेगी। तो बाकी की फेडरेशन को भी इस तरीके से मेरा मानना है कि बाकी की फेडरेशन को भी इसी तरीके से एक साथ आना चाहिए। और इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है सर कि बाकी फेडरेशन भी वो काम करती है कि नहीं करती है, आपकी करेगी या नहीं करेगी, कि ये इंडस्ट्री जो पिछले 30 सालों से इंडिया में वर्क कर रही है और सही तरीके से काम करने वाली कंपनी भी हज़ारों हैं और गलत तरीके से काम करने वाली कंपनी भी यहीं पर हमारे ही बीच में काम करती हैं। और ये कंपनी कुछ दिन के लिए आती हैं। ऐसी कंपनी पर रोक लगाने के लिए कुछ ऐसा आपके पास समाधान हो सर, आइडिया हो कि बाकी फेडरेशन भी अगर आपकी बात को सुने, हमारी बात को सुने, कि वो जो गलत तरीके की कंपनी आती है उनको किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि ये जो कंपनी होती है कुछ महीनों के लिए आती हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल 2 साल चलती हैं और उसके बाद ये काफ़ी सारा पैसा जमा करते हैं और उसके बाद ये लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के पैसों के साथ मतलब इतना गलत हो जाता है कि एक आम इंसान सुसाइड तक कर लेता है और फिर आपसी रिलेशन ख़राब होते हैं और फिर बदनाम होती है तो ये इंडस्ट्री। इस में आपकी ये जो फेडरेशन होगी सर, इसका किस तरीके से काम रहेगा कि इस तरीके की कंपनी को कैसे रोका जाए? देखिए इसमें मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, बल्कि आपके इस जरिए से मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, नेटवर्कर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप कुछ ऐसा देखते हैं तो आप आगे आइए और एक कंप्लेंट कीजिए। जब तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं आती किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, हम आगे अथॉरिटीज़ को नहीं लिख सकते। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने यूट्यूब पे खुद देखा और हमने लिखा। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट के अधिकारियों ने, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने जिस तरीके से जितनी जल्दी एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, उससे ये सिद्ध होता है कि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है। तो मैं सिर्फ इतना आह्वान करूँगा कि आप आगे आएँ। आप नहीं मिल सकते कोई बात नहीं, आप हमें लिखिए डिटेल के साथ कि भाई ये कंपनीज ऐसा कर रही हैं, ये ऐसा कर रही हैं, ताकि हम कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख सकें कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। बहुत बढ़िया सर। तो सर का कहना है कि गलत करने वाली कंपनियों को इनकी नज़र वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आप लोगों को ज़रूर पता होगा, हर नेटवर्कर को पता होगा, हर कंपनी जो ऑलरेडी अच्छी कंपनी चल रही है उनके मैनेजमेंट को पता होगा कि कुछ कंपनी गलत कर रही है, क्योंकि ये उन्हीं में से निकलते हैं और गलत जाकर कुछ ना कुछ शुरुआत करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको फेडरेशन तक अपनी कंप्लेंट को पहुंचाना होगा और आपकी अगर कंप्लेंट फेडरेशन तक आती है तो ये गवर्नमेंट के पास आपकी कंप्लेंट को भेजेंगे। और बताया सर ने कि गवर्नमेंट भी बहुत स्पीड से काम कर रही है अभी, कि आप बिल्कुल भी देर ना करें, जैसे इस तरीके की कोई भी गतिविधियां देखें तो ज़रूर कंप्लेंट करें। और हम सब लोगों का जो सपना है कि इस इंडस्ट्री को एक बड़ी पहचान दिलाना, ये जो इंडस्ट्री है आम इंसान को खास बनाती है और यहाँ पर कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लालची लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा शुरू कर देते हैं जो गरीब लोगों का पैसा लेके भाग जाती है कुछ कंपनीज। तो ऐसी कंपनी को रोकने के लिए हमें और आपको
कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। हम ये सोचे कि कोई और कर देगा, कोई और कुछ नहीं करता, सब कुछ हमें और फेडरेशन को मिल के करना पड़ेगा। तो सर बाकी की फेडरेशन के लिए भी आपकी ये जो फेडरेशन है विश्व डायरेक्ट सेलिंग व्यापार संघ, जिसके अंदर अभी 40 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। तो रविंदर सर जी, आप एक संस्था के, एक फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं और एडवोकेट भी, आप काफ़ी कंपनीज को एडवाइजिंग कर देते हैं। तो आपसे एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बाकी सारी कंपनी, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी चल रही है, उनके डायरेक्टर को भी इसका जवाब चाहिए कि कंपनी को किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए एज ए डायरेक्टर, एज ए कंपनी, एज ए एंटाइटी, कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जो रूल्स को अगर आप पढ़ेंगे, जो 28 दिसंबर 2021 को जो गवर्नमेंट ने गजट किया था, उस रूल्स के मुताबिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक लीगल एंटिटी को पालन करना चाहिए एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़रूर साइन करने चाहिए। ट्रेडमार्क्स, वेंडर एग्रीमेंट्स, ये आपको ज़रूर साइन करने चाहिए। और आपने देखा होगा राहुल जी कि जितना नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास रहा है आज तक, आप कभी देखिएगा शायद ही आपने कोई ऐसी कंपनी सुनी होगी जिसने कभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कोई कार्रवाई की होगी। कंपनी ने तो शायद ही की होगी। रीज़न बीइंग कि जब मैं डायरेक्टर साहब से मिलता हूँ, किसी नई कंपनी के एमडी से मिलता हूँ, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल सुपर स्ट्रांग रहें। जो भी गवर्नमेंट बोलती है फॉर्मेलिटीज़ को सारी पूरी करें और उस कंप्लाइंसेस को फॉलो करें, ताकि एक बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में आप इस इंडस्ट्री में आएँ और उतना ही खुल के आप काम कर पाएँ। बट समस्या ये है कि वो इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले जाते हैं, हल्के में ले जाते हैं कि नहीं सर कर लेंगे, आगे कर लेंगे। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के विदिन 90 डेज आपको कंप्लाइंस करनी है। आप देखिएगा कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कंप्लाइंस नहीं की हैं। कॉन्ट्रैक्ट हैं, किस किस के साथ आपको साइन करना चाहिए, किसके साथ आपको एनडीए साइन करना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। और अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, एक गवर्नमेंट ने गजट किया था जिसमें नेटवर्कर शब्द को भी एक अलग पहचान दे दी गई है, उसको भी एक, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से सोच रही है इस इंडस्ट्री को लेकर। बहुत बढ़िया सर। तो गवर्नमेंट सक्रिय रूप से सोच रही है, कंपनी को भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर उसको लॉन्ग टर्म चलना है। बिल्कुल रखना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्कर के ऊपर भी कुछ पैरामीटर शायद अभी बने हैं कि नेटवर्कर को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ लाइसेंस, शायद अभी मैंने सुना है कि फसाई का लाइसेंस बिल्कुल आपने सही सुना है और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही सुना है आपने। एफएसएसआई में हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। इसमें बहुत नॉमिनल फीस गवर्नमेंट ने रखी है, बहुत नॉमिनल फीस रखी है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोल देता हूँ कि राहुल जी, अगर आपको एनरोल करना, आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हो, तो उसमें आपको अपने आधार से लिंक करना पड़ेगा। राहुल केयर ऑफ उस कंपनी का नाम आ जाएगा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो ये कंपल्सन है, असेंशियल है और मैंडेटरी है, आपको करवाना चाहिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर को कराना चाहिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर, वो किसी भी कंपनी का पार्ट, किसी भी कंपनी का पार्ट हो, लाइक जिसने आज ज्वाइन किया है वो भी कराए इसको, वो भी कराए। खासकर वो कंपनी जो हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स और इसमें हर्बल वगैरह में डील करते हैं, जिनका एफएसआई से रिलेशन है, उनको जरूर कराना चाहिए। तो लगभग और मेरे ख्याल से एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में सारे ही इन चीज़ों को डील करते हैं। हाँ, क्योंकि न्यूट्रिशन और वेलनेस के ऊपर तो 58% से ज़्यादा बिजनेस होता है और लगभग हर कंपनी इस तरफ ध्यान देगी और अपने सभी नेटवर्कर का ये फसाई का कराना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और ये बात आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जितने भी लोग नेटवर्किंग करते हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जवाब दिया है सर ने कि आप सबके पास फसाई का लाइसेंस, एफएसएसआई का लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो इस बात का ध्यान रखिए और आज से ही आप अपने अपने लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए और जिस भी कंपनी के अंदर आप हैं, अगर कंपनी की तरफ से सुविधा है तो वहाँ से करवाइए, अदरवाइज़ आप ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। एक यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ जी, बिना एक कंपनी का नाम लिए जी।
कंप्लाइंसेस का क्या फ़ायदा होता है इसका मैंने लाइव देखा था। एक हाई कोर्ट है सेंट्रल इंडिया में, हम एक कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन में गए थे, तो हाई कोर्ट ने सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व किया, इस बात को चेक किया कि ये कंपनी लीगल कैसे है। तो जब उनको बताया गया कि हमने लीगल कंप्लाइंसेस को इस कंपनी ने सारा फॉलो किया गया, तो उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और उनको रिलीफ भी ग्रांट किया, सिर्फ इस बात पे कि हमने लीगल कंप्लाइंसेस को पूरा करवाया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है और नेटवर्कर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यही सब ज़रूरी बातों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन और है सर, कि एक नेटवर्कर को कंपनी चूज़ करते टाइम, क्योंकि उसके साथ गलत ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, कंपनी चूज़ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किन पैरामीटर पे माने कि ये कंपनी लीगल है? क्या वो 4 साल से चल रही है इसलिए मान लें लीगल है, या वो अभी अभी आई है इसलिए मान लें कि वो इलीगल है? मतलब क्या पैरामीटर होना चाहिए सर आपकी नज़र? पैरामीटर जैसे आपने कहा कि 4 साल से चल रही है, 4, 5 या 10 साल से चलना पैरामीटर नहीं होता। एक नेटवर्कर को सबसे पहले ये देखना चाहिए जिस कंपनी के साथ वो जुड़ना चाह रहा है उस कंपनी की वर्थ क्या है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स का प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी के कंप्लायंसेस कितने पूरे हैं, लीगैलिटी में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। मैं ये कहूँगा सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, नेटवर्कर से, कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उनको ये चेक करना चाहिए कि ये कंपनी लीगल कंप्लायंसेस में कितना खरा उतरती है, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को पूरा कर रही हैं। हर डिपार्टमेंट से लेके उनको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हर कंपनी की वेबसाइट पे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से चेक कर सकते हैं, आरटीआई लगा के आप पूछ सकते हैं कि ये कंपनी ने अपने कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं किए। इस टाइप से आप, ज़रूरी चीज़ है लीगल कंप्लायंसेस, आपके लीगल कंप्लायंसेस, डायरेक्टर प्रोफाइल, कंपनी का नेटवर्थ, ऑथराइज कैपिटल, कंपनी कितने लंबे समय तक चलने की क्षमता रखती है, रन करने की क्षमता रहती है। अगर हमने इस पे चेक, और ये सबसे मज़े की बात यह है कि इस पर सबसे ज़्यादा कोई इंसान अगर चेक कर सकता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर सकता है जो भी पैरामीटर आपने बताया, वही इस इंडस्ट्री को बदनाम होने से बचा सकता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आजकल लोग मजाक भी बहुत बनाने लगे हैं इस इंडस्ट्री का। एक यूट्यूब पे भी एक वीडियो चल रहा है, काफ़ी मुझे भी दुख होता है, लेकिन अफसोस कि उसमें किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को लेकर कुछ नहीं कहा गया, जनरल बात कही गई है। तो मैं चाहूँगा इसको रोका जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम सोचने से भी डरते हैं। लाइक आपका इशारा है जो लोग यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं और वो इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक तो सर मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का क्या, यूट्यूबर तो हर इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं, उनका पेशा है। तो वो उस जिस कॉमेडियन की शायद आप बात कर रहे हैं, वो कभी प्रॉपर्टी डीलिंग करने वालों का मजाक उड़ाता है, वो कभी डांसर का मजाक, वो तो हर इंडस्ट्री के लोगों का मजाक उड़ा रहा है। और वो अपने पेशे को कितने ईमानदारी से कर रहा है, कंसिस्टेंसी से कर रहा है, और कितना पागल होके उस पेशे को कर रहा है, इसलिए आज वो फेमस है। तो वो जो यूट्यूबर है, आप सब लोग उससे उसको ये ना देखें कि वो मजाक उड़ा रहा है हमारी इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है, बल्कि उससे ये प्रेरणा लें कि यार वो अपने काम को कितनी ईमानदारी से कर रहा है, वो कैसा ड्रेस कोड मेंटेन करता है, वो हर लुक में आ जाता है। जब वो नेटवर्कर का मजाक उड़ाता है तो वो कोट पैंट टाई पहनता है, जब वो भिखारी का मजाक उड़ाता है तो वो भिखारी वाली वेशभूषा में होता है, जब वो ढाबे पे बर्तन साफ़ करने वाले लड़के का मजाक उड़ाता है तो वो उसी वेशभूषा में होता है। कहने का मतलब है वो ड्रेस कोड भी मेंटेन करता है, कहने का मतलब है कि वो डेली वीडियोस भी डालता है। आप सब लोग भी उससे प्रेरणा लें और लगातार काम करें, अपनी हर चीज़ जो भी इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए बताई जाती है उसको फॉलो करें, और आप भी सफल हो जाएंगे, वो भी सफल है, आप भी सफल हैं, हर व्यक्ति सफल ही तो होना चाहता है। तो सर आप इन बातों में भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे? नहीं, मैं बस सिर्फ आपके माध्यम से सभी डायरेक्ट सेलर्स को, नेटवर्कर को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो आपने ये पहल की है, आओ मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री को उसके मुकाम तक पहुँचाते हैं, ताकि हम आने वाले हिंदुस्तान के बच्चों को एक ऐसा भविष्य दे पाएँ। ये इंडस्ट्री अभी बहुत आगे जाना है इस इंडस्ट्री को, और हिंदुस्तान के हिसाब से तो मैं कहता हूँ, मैं ही नहीं कहता बल्कि सभी लोग मानते भी हैं कि हम बहुत अच्छी मार्केट में हैं। तो मिलकर चलते हैं इस एक इंडस्ट्री के सुनहरे भविष्य की ओर।
बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ। ये इंडस्ट्री पिछले 30 सालों से चल रही है, क्या ये अभी ख़त्म होने की कगार पर है या इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है? आप हमारे देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल जी, मैं तो ये कहूँगा ख़त्म तो अभी तब होगी जब शुरू हो। सच्चाई तो ये अभी हम शुरू भी नहीं हुए ढंग से, करेक्ट। और जिस दिन शुरू हो गए उस दिन हिंदुस्तान को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में भी विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक क्या सकता। बात है सर, क्या शानदार बात बोली है। ये बात लाखों करोड़ों नेटवर्कर तक जानी चाहिए सर की, कि अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए, अभी तो हमने सिर्फ कदम रखा है और 30 साल कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम हुआ है। आने वाले समय में विश्व गुरु बनने की तरफ हम जा रहे हैं और इसमें इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा रोल रहेगा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। फिर वो एक कहते हैं ना कि मुझे आज से 25 साल पहले का एक वाक्य याद आता है, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था, तो एक सज्जन स्टेज पे बोल रहे थे कि रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, फिर ये सारा ज़माना बदलेगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर शायरी के भी शौकीन हैं और इनके पिटारे में काफ़ी सारी शायरियाँ होती हैं, और अभी इस मौके पर भी इन्होंने बेहतरीन शायरी के साथ पूरा समा बांध दिया है। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर हमारे साथ आए और अपने ज्ञान से आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया होगा। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये इंडस्ट्री, आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडस्ट्री ना ही सिर्फ आपके बल्कि लाखों लोगों के सपनों को पूरा करेगी, करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा करेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बेरोज़गारी ख़त्म होती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जैसा कि बताया जाता है वेलनेस पर काम करती है, बीमारी भी ख़त्म होती है और आप सब लोगों के घर में तमाम खुशियां लाने का काम करती है। एक और क्वेश्चन सर इन्हीं बातों पर आ गया है, पूछ लेता हूँ। यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही लोग आते हैं या इसके अलावा भी कुछ फ़ायदा होता है? मतलब कि यहाँ जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन से सर क्या हम पर्सनल लाइफ में भी कुछ फ़ायदा लेते हैं इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो एजुकेशन से? राहुल जी, मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठा हूँ। जब मैंने आपको बताया कि एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, और बहुत ही एक वो बच्चा जो लोगों से कटता है, कोने में रहता है, छुपा हुआ रहता है, मैं उनमें से हुआ करता था। डरता था किसी से बात करते हुए। आज इस इंडस्ट्री की बदौलत मैं बहुत बात कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पैसा कमाना एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि पैसा नेसेसिटी है, सबकी ज़रूरत है, लेकिन इस इंडस्ट्री से मिलने वाले बाकी चीज़ों के बारे में कहा जाए तो मेरे पास शब्द नहीं है सर। यकीन कीजिएगा, मैं खुद ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के हर घर से एक बच्चा नेटवर्कर ज़रूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या ये मेरी बात सोच बोले है। सर ने। जैसे कि ये बोला जाता था कि हर घर से एक बच्चा देशभक्त होना चाहिए, ऐसे ही सर ने एक और नई टैगलाइन दी है, हर घर से एक बच्चा नेटवर्कर ज़रूर होना चाहिए। ये अब तक की मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे भी 10 साल से ज़्यादा हो गया है, और अब तक की मैंने सबसे शानदार बात सुनी है कि हर घर से एक बच्चा नेटवर्कर ज़रूर होना चाहिए, तभी हम इस देश को दुनिया में नंबर 1 कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आप आए। और सर जैसा कि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनको एक गिफ्ट भी भेंट करते हैं कि आप इतनी दूर से चल कर आए, तो सर मेरी तरफ से एक सप्लीमेंट भेंट। थैंक यू। थैंक यू सर।